हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूपेंद्र सिंह फ्रॉम भूपेन एजू हब। और जैसा कि आपने मेरा पहला एक वीडियो सोशल मीडिया पे केयर इंटरनेशनल स्कूल, मेरे स्कूल के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पेज पे देखा है, जिस पे मैंने डायरेक्ट एडमिशन को लेकर 2022 में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। लेकिन बेसिकली वो एक वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो छूट गए हैं। वो मैं 2023 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं बना के दे रहा हूँ। इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे फॉर्मेट्स दे पाऊँ, सारे तरह के डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, उनकी सीरीज़ को क्लियर कर पाऊँ। तो एक एक स्टेप को समझिएगा, देखिएगा। और दूसरा, ये जो मेरा नया चैनल है भूपेन एजू हब, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इवन नॉट स्कूल, आपके कॉलेजेस से रिलेटेड भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो ये चैनल आप लोगों को ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी कैटेगरी ब्लॉक में वो हों, उनके सबको हेल्प करने वाला है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको बताइएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। एज ए पेरेंट्स बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब बच्चे स्कूल चेंज करते हैं, पर्टिकुलरली 10th और 12th में। डायरेक्ट एडमिशन की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। किसी भी बोर्ड में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में कोई बच्चा जब 9th कर लेता है और 11th कर लेता है, और वो 9th का बच्चा जब 10th में किसी सीबीएसई स्कूल में जाता है, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन कहा जाता है। ऐसे ही किसी भी स्टेट, किसी भी बोर्ड का कोई बच्चा जब 11th करने के बाद में 12th में जब डायरेक्ट किसी सीबीएसई स्कूल में जाता है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन केस कहलाता है। तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है। एफएक्यू में बहुत सी जगह बच्चों ने पूछा कि क्या सर मैं 8th करके या मैं 10th करने के बाद डायरेक्ट 8th के साथ में 10th कर सकता हूँ, या ये ऐसा नहीं है। सीबीएसई स्कूल में जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें पूरे मैंने 7 स्टेप्स में चीज़ें क्लियर की है और एंड में एफएक्यूज लिए हैं। तो ये ब्रेन एजू हब जो मेरा प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है कि मैं आपके रिस्पॉन्सेज भी दे सकूं, क्योंकि ये बहुत ही मैंने तीनों तरह से लिंक करके रखा है। तो अभी तक जो आपको रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था, वो रिस्पॉन्स टाइम आने वाले टाइम में बहुत फास्ट होने वाला है। तो चलिए हमारे मेन टास्क पे जाते हैं। सबसे पहले मैं इसको ब्रीफ में समझा दूँ इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। पहला स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कैसे लिया जाता है पिछले स्कूल से। पिछले स्कूल का मतलब यहाँ पर ये है, जिस स्कूल से आपने 9th और 11th किया है वो आपका प्रीवियस स्कूल कहलाएगा अब। फिर उसके बाद में आपको नया स्कूल ढूंढना है, जो आप जिसमें आपको सीबीएसई स्कूल में 10th में एडमिशन लेना है और 12th में एडमिशन लेना है, तो वो आपका हुआ न्यू स्कूल। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर प्रिपेयर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जब 9th और 11th के पास आउट करने के डॉक्यूमेंट आप बनाओगे, तो वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ये होगी कि डॉक्यूमेंट बेसिकली होते क्या है। फिर उन स्कूलों को सर्च करना है जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन आपको अलाउ किया जाता है, यानी कुछ स्कूल्स ऐसी होती हैं हर शहर में जो डायरेक्ट एडमिशन्स को एंटरटेन करती हैं। तो आपको वो स्कूल ढूंढनी है जहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? स्कूल का रीज़न क्या लोगे, स्कूल चेंज का क्या रीज़न लोगे, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पिछली बार रह गए थे। मैं यहाँ पे दोनों से फेजेस के अंदर आपको चीज़ों को समझाऊंगा। पहला तो रूल क्या है, और दूसरा उस रूल को एडहेयर करने के लिए, फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर उसके बाद में ये आखिर में वीडियो पहुंचेगा सबमिशन, सबमिशन से अप्रूवल, और अप्रूवल के बाद में आपका एलओसी के अंदर लॉगिन। तो ये पूरी एक चेन्ड प्रोसेस है, और ये वीडियो भी उसी चेन्ड प्रोसेस को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। इसलिए किसी भी लेवल पे आप इसको मिस आउट मत करिएगा, वरना आप बाद में फिर कंफ्यूजन रहने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये कोई मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जिसको मैं शॉर्ट में करके फटाफट ख़त्म कर दूं। इसमें आपको देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको कंप्लीट लें तो शायद ठीक रहेगा। तो चलिए मेरी फर्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा वो है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब देखिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी आपको सबसे पहले पिछले स्कूल से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर ऑलरेडी आपका सीबीएसई स्कूल है तो आप उसके लिए टीसी लेना ही लेना है, वो ले लीजिए। दूसरा, अगर आप किसी अन्य स्कूल में हैं, यानी अन्य मान्यता प्राप्त सीबीएसई के अलावा कोई एफिलेटेड स्कूल है। अब इस मानने में क्या क्या हो सकता है? कोई भी स्टेट लेवल का हो सकता है, कोई ऑटोनोमस बॉडी का हो सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय को नहीं रखेंगे क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी सीबीएसई के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी दूसरे स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, आईसीजीएसई है, आईबी बोर्ड है, वो सारे के सारे आपके अन्य बोर्ड हैं, अन्य एफिलेशन है। अगर वहाँ से आप 9th पास करते हैं और 10th के लिए डायरेक्ट एडमिशन आते हैं, तो आपकी टीसी
लोकल जो एजुकेशन बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसके द्वारा काउंटर साइन की हुई होनी चाहिए। काउंटर साइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका भी इस बार मैं आपको फॉर्मेट और आइडिया और आपको ब्रीफ देने वाला हूँ। तो इसमें आप अपने आप को दो कैटेगरी में कर लीजिए। पहला कैटेगरी आपका ये है कि सीबीएसई स्कूल, और सीबीएसई स्कूल में आपके सामने मेन जो पार्ट है वो है कि जिसमें ऑलरेडी आपकी सीबीएसई की एफिलिएशन है, वहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है काउंटर साइन कराने की। लेकिन अगर किसी स्टेट बोर्ड से या दूसरे अन्य बोर्ड से अगर स्कूल एफिलिएटेड है, उसकी टीसी आप ले रहे हैं, तो 9th और 10th की 11th की टीसी पे आपको डीओ के साइन चाहिए। नाउ आपने ये टीसी का पहला काम किया, देन 9th क्लास से और 11th क्लास से आपका मार्कशीट पासिंग का होना चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं तो उसका मैं आपके एफएक्यूज में आपको रिलेट करूंगा। तो 9th और 11th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट। तीसरी चीज, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी सीबीएसई स्कूल से हैं तो आपका 9th में और 11th में रजिस्ट्रेशन हो चुका है सीबीएसई में। तो ऐसे कंडीशन में आपको सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्लिप भी देना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक जो तीन डॉक्यूमेंट है, टीसी, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको आपको अपने एग्जिस्टिंग स्कूल यानी प्रीवियस स्कूल से काउंटर साइन करा के 3 सेट बनवाने हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। जिन बच्चों ने सीबीएसई 9th और 11th में एडमिशन नहीं लिया है, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई ऐसे अपार्ट फ्रॉम देयर बोर्ड यानी सीबीएसई के अलावा किसी भी एफिलिएटेड दूसरे बोर्ड से कोई बच्चा आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन फ्रेश करता है 10th में और 12th में। तो आपको यहाँ इस टेंशन से बाहर निकल जाइए कि साहब रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन केवल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के बच्चों के लिए ही है। मैं इस वीडियो को बहुत तसल्ली से बना रहा हूँ ताकि आपको बारीक से बारीक चीज़ की जानकारी हो और आप किसी भी ऐसे कन्फ्यूजन में ना रहें। सो यहाँ सबसे पहला काम हुआ प्रीवियस स्कूल से डॉक्यूमेंट। तीन मेजर डॉक्यूमेंट है, टीसी, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन। अगर किसी अन्य बोर्ड से है तो आपको मार्क जो रजिस्ट्रेशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ से होगा स्टार्ट आपका वो स्कूल जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए परमिशन देता है। लेकिन एक मैं सलाह दूंगा, पिछला स्कूल छोड़ने से पहले सबसे पहले आप डायरेक्ट एडमिशन देने वाले स्कूल को पता कर लीजिए। कैटेगरीज हैं, अगर आप अपने शहर में हैं तो शहर में ढूंढिए, अगर किसी दूसरे शहर या टाउन में जा रहे हैं वहाँ पता कर लीजिए, और अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं और उसके फिर अगले किसी शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पता कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट एडमिशन अलाउ करने वाले स्कूल कितने हैं। तो ये आपने स्कूल ढूंढ लिया। अब आपको इन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने पहले आपसे मैंने जिक्र किया है वो डॉक्यूमेंट, और उसके साथ में स्टेप नंबर 2 में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको। कहाँ पर? वापस से नए स्कूल के अंदर। अब ये नए डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या अटैच हो गए? पहली बात तो एक एफिडेविट बनता है जिसमें आप रीज़न देते हो कि आप स्कूल क्यों चेंज कर रहे हो और क्या कारण है। जब आप ये रीज़न देते हो तो उसमें सबसे पहला रीज़न था कि नॉर्मल अगर किसी पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया और वो किसी ऐसे जॉब में है जहाँ उसको फादर को मदर को ट्रांसफ़र लेटर मिला है, तो आपका काम ही बहुत ही आसान होने वाला है। ऐसे केस में सीबीएसई आपसे केवल 1000 रुपये चार्ज करता है। लेकिन अगर आपके ऐसा कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या ऐसा लेटर नहीं है तो सीबीएसई आपसे 5000 रुपये पर एडमिशन पे चार्ज करेगा। उसके लिए कोई स्कूल किसी भी लेवल पे अगर आपसे उस पैसे की डिमांड कर रहा है तो वो जेन्युइन है, उसके लिए कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो डीडी आप भी बनवा सकते हैं, वो डीडी आप अपने स्कूल को पेमेंट दे करके उनसे भी बनवा सकते हैं। वो प्रोसेस स्कूल और पेरेंट्स के बीच में है, तो कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी चीज़, जब आपने पहले टीसी, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन ये लेकर के उस एफिडेविट के साथ में आपको आधार कार्ड पुराने एड्रेस का भी देना होगा, और जहां आपने नई सिटी में, नए मोहल्ले में, नए शहर में, नए गांव में, नए ज़िले में आए हैं या राज्य में भी आ गए तो वहाँ के एड्रेस प्रूफ देने होंगे। यानी एड्रेस प्रूफ पुराना भी देना होगा और एड्रेस प्रूफ नया भी देना होगा। यूजुअली एड्रेस प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन नॉर्मली सजेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस कनेक्शन का है, कोई टेलीफोन का है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ आपके पास होते हैं, नए मकान के भी और पुराने मकान के भी। वो प्रूफ आपको अटेस्ट करने हैं। आगे चलिए, रेंट एग्रीमेंट। मान लीजिए कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नए शहर में, नई कॉलोनी में डिस्टेंस की वजह से चले गए। मान लो आपका एग्जिस्टिंग स्कूल है, उससे दूसरे स्कूल आप 5 किलोमीटर दूर चले गए और वो मकान आपने किराए पे लिया है, या आपका पेरेंटल हाउस था वापस शिफ्ट हो गए, तो आपको वो एड्रेस प्रूफ के अंदर कोई चीज़ देनी है जो ये बताती हो कि या तो रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट लग गया, और अगर आपका खुद का मकान है तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो चीज़ें लग जाएगी। दोनों जगह के देने हैं आपको, पिछले जगह लोकेशन के भी और नए लोकेशन के भी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं ये आपके एफिडेविट के साथ लगने वाला डॉक्यूमेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
और एडिशनल डॉक्यूमेंट जब आपने कोई रीज़न ऑप्ट किया है, मान लीजिए कुछ बच्चों ने, आगे में आएगा आंसर, हॉस्टल में थे और घर आ गए, तो उस हॉस्टल की रिसिप्ट्स हो सकती हैं, उस स्कूल में ये वेरीफाई करते हुए कि उसमें हॉस्टल था, या प्रेजेंट स्कूल हॉस्टल है और पुराना स्कूल में हॉस्टल नहीं है और आप हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे एविडेंशियल प्रूफ बहुत सारे बनते हैं, जब आप अपनी बातचीत करते हो उसी में ये सारी एविडेंसेस हैं, कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए आप बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार पेरेंट्स और स्कूल बहुत पैनिक हो जाते हैं कि हम क्या डॉक्यूमेंट दें। डॉक्यूमेंट वही होते हैं जो जो रीज़न है जिसकी वजह से आपने स्कूल चेंज किया है। कुछ जगह ऐसा होता है कि रीज़न डिफाइंड नहीं होता, तो उस कंडीशन की चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। ये वीडियो में बहुत ही लिटरल लेवल में जा रहा हूँ जिसमें आपको हेल्प मिल पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड सेगमेंट आता है, जब आप न्यू स्कूल में जाते हैं तो न्यू स्कूल आपको सबसे पहले प्रोविजन एडमिशन देगा। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब है वो आपको एडमिशन दे रहा है इस बिहाफ पे कि आप सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, और उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट सीबीएसई को जमा करा देगा और सीबीएसई अप्रूवल दे देता है। तो यहाँ अगर सीबीएसई अप्रूवल नहीं देता है तो आपका प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उसमें आपका प्रेजेंट स्कूल कोई मदद नहीं कर पाएगा, और उससे अपने को मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ कि कोई आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हर स्कूल चाहता है उसके एडमिशन्स बढ़े, हर स्कूल चाहता है कि उसके अधिक से अधिक बच्चे हों। तो उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो आपके डायरेक्ट एडमिशन की फाइल को अप्रूव करा ही लें। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता है, वो मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। बहुत रेयर केस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। सीबीएसई भी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन वो फेक चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करता है। उस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके बाद में उनको वेरीफाई करेंगे कि एज पर द नॉर्म्स क्या क्या चीज़ें होती है। फिर एक परफॉर्मा होता है डायरेक्ट एडमिशन का, वो फिल किया जाएगा, वो आपसे भी मैं शेयर करने वाला हूँ। एक फिर आपका स्टेटस, भाई आपकी फाइल का स्टेटस क्या है, वो उस पर क्लियर करके मेंशन करेंगे। वो कवरिंग लेटर एक पार्ट होता है, ये समझ लीजिए। बाद में प्रिंसिपल जो क्या करेगा, जो आपने बाद में डॉक्यूमेंट दिए हैं एफिडेविट के साथ में, यानी एड्रेस प्रूफ है या आपके आई कार्ड है, आधार कार्ड है, या कोई और बहुत सारी चीज़ें, उन सबको वेरीफाई करंट प्रिंसिपल करेगा। करंट प्रिंसिपल उन वेरीफाई करने के बाद में टीसी और पूरा डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट होती है वो भी मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। वो आ जाएगा। फाइनल सबमिशन के बाद में एक बार के लिए आपकी फाइल जो बन जाएगी वो रेडी हो जाएगी, प्रिंसिपल कंप्लीट उसको देख लेगा और उसके साथ में डीडी लगा देगा, उसकी फीस लगा देगा। अब ये डीडी की डेफिनेशन बहुत क्लियर कर चुका हूँ। अगर जेन्युइन केस है ट्रांसफर का और आपके पास में कोई भी ट्रांसफर लेटर है, यहाँ कोई मायने नहीं रखता कि गवर्नमेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, कोई से भी जिस भी डिपार्टमेंट से, किसी इवन प्राइवेट सेगमेंट किसी कंपनी से, उसके ब्रांचेस से, कहीं से भी जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो एक सिंपल लेटर हेड पे आपका ट्रांसफर का ऑर्डर ले लीजिए और उसको आप सीबीएसई में फॉरवर्ड कर दीजिए, वो वैलिड है। उसके लिए कोई बहुत कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से आपको वो परफॉर्मेंस शेयर कर रहा हूँ जो पेरेंट्स के पास अक्सर नहीं होते हैं। मेरा जो पिछला केयर इंटरनेशनल स्कूल पे मैंने एक वीडियो डाला था, हाउ टू गेट डायरेक्ट एडमिशन, उसको भी आप देखिएगा। उसमें बहुत सारे नीचे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है, सर डॉक्यूमेंट के हमें फॉर्मेट नहीं मिल रहे हैं, वो कौन सा फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन होता है, क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ इस वाले डायलॉग बॉक्स में, यानी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स भेज पाऊँ। लेकिन कभी कभी ये मैंने देखा है कि क्वालिटी की वजह से या डाउनलोड की वजह से कोई गड़बड़ होती है और वो डॉक्यूमेंट आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है उसमें नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएँ। तो यहाँ से अगला जो स्टेज है उसमें एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको सीधा फाइल पे लेके चल रहा हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है, अगर हम बात करें तो एफिडेविट। यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया है, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज है, मैं आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो फादर या मदर है, अक्सर बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है कि साहब फादर के नाम से होगा, मदर के नाम से होगा, गार्जियन के नाम से होगा। तो अगर गार्जियन है तो अलग कंडीशन है, लेकिन फादर मदर है तो कोई भी एक बनवा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो वो आपको बाकायदा यहाँ अपना नाम और सारी जानकारी दे करके, निवासी हूँ यानी आपका आज का एड्रेस, जो कि शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि यह उपरोक्त वर्णित पता मेरा स्थायी पता है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं स्थायी पता लिखने का, यहाँ एक वर्ड हो सकता है कि मैं हाल निवासी यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चे ने जिस जगह क्लास ने बच्चे ने 11th में पास किया है उसके हिसाब से अब वो 12th में आ गया है, वो किस क्लास में बच्चे ने मेरी 10th पास करी, या सॉरी 9th पास किया, 11th पास किया, ऐसे एक पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप कहीं पे भी जाते हैं तो बड़ी आसानी से टाइप हो जाता है, कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है। अब उसमें आपको ये बताना है कि मैंने पिछले स्कूल में वहाँ था और नए स्कूल में यहाँ है, पिछले स्कूल में वहाँ रहते थे और नए स्कूल में यहाँ रहते हैं। मेजर सबसे ज़्यादा अप्रूवल होती है वो होती है केसेस जो चेंजेस होते हैं या केसेस आते हैं सीबीएसई के पास होते हैं, वो आते हैं लोकल ट्रांसफ़र, यानी 4-5 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्कूल चेंज होते हैं उसके अंदर।
फिर आते हैं सिटी टू सिटी, फिर होते हैं स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट के बहुत कम केस होते हैं, सबसे ज़्यादा लोकल के ही होते हैं, 5 7 10 किलोमीटर के अंदर बच्चा स्कूल चेंज कर रहा है। कभी कभी तो बहुत स्थितियाँ ऐसी है कि बहुत नज़दीक भी बच्चे स्कूल चेंज करते हैं। उन सब कंडीशन में एक आपका ये एफिडेविट बनता है, जिसमें सबसे जल्दी अप्रूव होता है चेंज ऑफ एड्रेस, यानी आपके पते के परिवर्तन की वजह से सबसे जल्दी अप्रूवल मिलता है। नाउ आपने ये परफॉर्मा बनाया, उस एफिडेविट के बाद में आपका डायरेक्ट एडमिशन का परफॉर्मा तैयार हुआ, उस परफॉर्मा के साथ आपने डॉक्यूमेंट लगा दिया। ये एक परफॉर्मा और होता है, हालांकि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये स्कूल के काम का है, स्कूल बनाते हैं। तो ये सीधे प्रवेश का प्रपत्र है, ये स्कूल बनाएगा और ये पूरा का परफॉर्मा स्कूल शेयर करेगा। इसमें इतनी कोई बारीकी नहीं जिसमें आपको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत है। तो इसमें एसआर रजिस्टर, एडमिशन फॉर्म, ये सब चीज़ की कॉपी जो है वो स्कूल तैयार करता है। एफिलिएशन लेटर है, रेजिडेंशियल प्रूफ है, एफिडेविट है, 9th और 11th की मार्कशीट है, टीसी है, ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो होती हैं वो होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा ट्राई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, वो सारे केसेस भी डायरेक्ट एडमिशन की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि मैंने आगे काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। चलिए, उसके बाद में थर्ड जो है डीडी का फॉर्मेट। डीडी सेक्रेटरी सीबीएसई और आपका रीजनल ऑफिस, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरी सीबीएसई हमारे यहाँ अजमेर लगता है, तो सेक्रेटरी सीबीएसई अजमेर के नाम से 5,000 या 1,000 वो एक डीडी बनता है। नॉर्मली हर स्कूल इंडिविजुअल डीडी ले लेता है और वही सबमिट कर दिया जाता है, उसी का ये फॉर्मेट जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये स्कूल लेटर हेड पे, ये जब जिस स्कूल ने एडमिशन आपको देना है उसको इसका फॉर्मेट पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर परफॉर्मा फॉर डायरेक्ट एडमिशन, ये एक परफॉर्मा, ये भी वो जिस स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया है वो ये पूरा परफॉर्मेंस, यानी डिटेल रिपोर्ट होती है, कितने बच्चे लिए, क्या है क्या नहीं है। ये भी आपको, आपका पार्ट नहीं है, पेरेंट्स का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत सी जगह स्कूल भी देखते हैं, न्यूली एफिलिएटेड स्कूल भी देखते हैं, तो उनके लिए होता है कि सर हमें बताइए प्लीज़। ये कवरिंग लेटर है, ये भी वो स्कूल ही बनाता है स्कूल लेटर हेड पे। जहाँ जहाँ रेड आपको दिख रहा है वहाँ आपके रीजनल ऑफिस, क्लासेस वगैरह वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। ये सारे परफॉर्मेंस मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके दे रहा हूँ, तो वहाँ आप इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। अब कुछ जगह सीबीएसई स्कूल के अंदर जो मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि बच्चे चाहते हैं सब्जेक्ट चेंज करने का। तो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए पहले आपको स्कूल को एप्लीकेशन देनी है। तो आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज का परफॉर्मा क्या है वो आपको शेयर कर देता हूँ। सीबीएसई का परफॉर्मा है। अब सब्जेक्ट चेंज में देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रीम सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। अगर आप साइंस के हो तो साइंस के ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स के ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीम चेंज नहीं होगी और आपके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, मेन सब्जेक्ट आपके वही रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ऑप्शनल के अंदर फिजिकल एजुकेशन ले रखा है, तो फिजिकल एजुकेशन की जगह वो आईटी लेना चाहता है, आईटी से कुछ और लेना चाहता है, या मेन सब्जेक्ट भी आप चेंज करते हो, तो आप उस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा कि वो फॉर्मेट सीबीएसई की लिस्ट में अप्रूवल में है या नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो अप्रूवल के लिए नहीं होते हैं, तो आप अगर उसको अप्लाई कर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एंड डे में पता लगेगा आपका केस रिजेक्ट हो गया है। तो ये आपका वो परफॉर्मा है जिसमें आपको ये भी पता करना है कि उधर सामने की तरफ जिस स्कूल में आप न्यू स्कूल में एडमिशन ले रहे हो उसमें वो चीज़ें या वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। अक्सर क्या होता है, बच्चे पुराने जैसे हिंदी के लिए के कोर हिंदी और इसको लेके बड़ा चले जाता है, कुछ बच्चे कोर सब्जेक्ट के लिए चले जाते हैं और आगे पता लगता है हिंदी कोर अगले स्कूल में है ही नहीं, उर्दू अगले स्कूल में है ही नहीं, संस्कृत अगले स्कूल में है ही नहीं। वो एक स्टूडेंट के लिए फिर स्ट्रीम नहीं खोलते हैं और बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। तो वो आप थोड़ा चेक कर लीजिए कि जिस अगले स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ वो सब्जेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट चेंज के लिए रिक्वेस्ट आएगी प्रिंसिपल को पेरेंट्स के द्वारा कि भाई मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ, इससे दूसरा सब्जेक्ट मेरा ये हो गया है और उसके क्या रीज़न है, आपको रीज़न देने पड़ेंगे। भाई मेरी परसेंटेज नहीं आ रही है, ये रीज़न है, वो रीज़न है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, टीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन टीचर अवेलेबल को लेके पुराने स्कूल पे आप लिखोगे तो उससे वेरिफिकेशन मांग लेंगे और बड़ा चैलेंज हो जाने वाला है। तो आपको वो रीज़न लेना है इसमें आपकी फाइल ईजिली निकल जाए। इस एप्लीकेशन के बेस पे जो करंट स्कूल है वो आपकी एप्लीकेशन दोबारा लिखेगा सीबीएसई को, भाई हमारे पास इस बच्चे के नाम से ये इसका रीज़न आया, उस पर ये डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग में, और वो इस सब्जेक्ट से, यानी मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन आईटी में जाना चाहता है, आईटी से किसी और फील्ड में जाना चाहता है, वो अप्रूवल के लिए करंट स्कूल इस तरह से एक लेटर हेड बनाएगा अपने लेटर हेड पे और सीबीएसई को फॉरवर्ड करेगा। ये एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। अगला जो आता है, अब मान लीजिए एक और, कि अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो सीबीएसई उसकी 1,000 से 1,200 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस चार्ज करता है।
तो वो भी अलग से लगने वाली है। डायरेक्ट एडमिशन के केस हो, चाहे कोई सा नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर वो भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो 1000 से 1200 रुपये सीबीएसई पर सब्जेक्ट के लेता है, वो आपके चेंज होने वाले हैं। डिस्क्लेमर ये है कि नई अभी एफिलिएशन के हिसाब से चीज़ें चल रही है, कोई स्कूल में या कोई सीबीएसई स्कूल में कुछ चेंज आया है, सीबीएसई रूल चेंज कर देती है, तो उसको आपको नई गाइडलाइन को पढ़ना पड़ेगा। अब एक था चैलेंज कि जो बच्चे सीबीएसई स्कूल में नहीं है 9th में और 11th में, उनकी टीसी पे डीओ के साइन, ये एक इशू था जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, इसको मैं रिलेट करता हूँ। इसके लिए ये एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में क्या होगा कि आप ये एक फॉर्मेट भरेंगे जिसमें अपने बच्चे की डिटेल सारी भर देने वाले हैं आप, उस स्कूल से जिस स्कूल से छोड़ रहे हैं उसमें सारी डिटेल भर के। अब यहाँ क्योंकि मैं हिंदी में दे रहा हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो ये मराठी में मिलेगा, या अलग अलग स्टेट में लोकल लैंग्वेज में मिलेगा, तो प्लीज़ मेरी आपसे सजेशन है कि उस लैंग्वेज को आप क्योंकि समझते हैं जानते हैं, उसमें फॉर्मेट करके उसको तैयार करा लीजिए, और ये अप्रूवल के लिए जाता है। इसके साथ में उस स्कूल के एसआर की कॉपी और आपके फॉर्मेट एडमिशन फॉर्म की कॉपी, यानी दोनों की अटेस्टेड कॉपी, और ये फॉर्मेट भर के डीओ में जाएगा। डीओ उन सब कागज को वेरीफाई करेगा और फिर आपकी टीसी को काउंटर साइन करके देगा। वो काउंटर साइन टीसी उस केस में केवल चाहिए जहां स्टेट बोर्ड से बच्चा आ रहा है या आईबी बोर्ड से बच्चा आ रहा है, उस केस में। आईबी बोर्ड में थोड़ा प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा, बहुत सी जगह डीओ आईबी बोर्ड की टीसी को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन आप उसी एग्जिस्टिंग स्कूल के प्रिंसिपल से ज़रूर करवा लें। मेरे पास केसेस दुबई से भी आए थे, सिंगापुर के भी थे, लोकल गुजरात के भी थे। तो आपको बता दूं कि गुजरात से हो गया था, लेकिन दुबई का कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में, तो हमने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाला था और बाद में वो बच्चे का अप्रूवल हुआ था। ऐसे कोई भी चैलेंज आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरी कोशिश से मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा जो भी सिचुएशन आती है। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आपसे शेयर की है, फॉर्मेट्स मैंने शेयर किए हैं, ये आपके बेसिक फॉर्मेट हो गए हैं कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किस सीरीज में चलेंगे। अब हम बात करते हैं सीबीएसई की गाइडलाइन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसी के हिसाब से हम सारे चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो चैलेंज आएगा वो आएगा कि हम इस फॉर्मेट को ही समझें कि ये फॉर्मेट शुरू कहाँ से होता है और इसकी बेसिक डिमांड क्या है हमारे सामने। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सीबीएसई आपको स्पष्ट रूप से प्रवेश का कारण यानी रीजन ऑफ स्कूल चेंज क्या है वो चाहिए। उसके सामने गए जो भी मतलब कोई भी रीजन दिया तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट पिछले स्कूल के और उसके द्वारा सत्यापित, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अटेस्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट करंट स्कूल जो एडमिशन देने वाला स्कूल है वो वेरीफाई करेगा, अटेस्ट करेगा। और एसओपी एक परफॉर्मा मैंने आपको दिखाया था अभी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था वो परफॉर्मा पूरा भरेगा। उसके बाद में टीसी और उसकी वेबसाइट में अपलोडेड टीसी, ये भी एक ध्यान रखिएगा। टीसी यानी डीओ से काउंटर साइन होके आई या सीबीसी स्कूल की थी, ये पिछली स्कूल की वेबसाइट पे भी अपलोड होके उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। ये जिसको हम पोर्टल अप्रूव्ड टीसी बोलते हैं, स्कूल की वेबसाइट पे। तो एक टीसी हो गया फिजिकल और उसकी फोटोकॉपी लगेगी, एक स्कूल के पोर्टल पे अपलोडेड टीसी का भी फॉर्मेट होता है, वो भी आने वाला है, वो देना है आपको। उसके बाद में आगे चलें, जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं उस स्कूल में आपको सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से 7 दिन के अंदर का, यानी मतलब एक सॉरी नॉट 7 दिन का, वेरीफाइड करा हुआ आपका आना चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपका वेरीफाइड है, टीसी अगर वेरीफाइड है तो ही आप आगे मूवमेंट कर सकते हो। और वो बच्चा 9th और 11th में पास होना चाहिए, 33% मार्क्स या प्रैक्टिकल और जो भी थ्योरी है उसमें क्वालिफाइड हुआ होना चाहिए। सप्लीमेंट्री या मान लीजिए फेल बच्चा है उसको वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये क्लियर है। अब मैं आपको परफॉर्मा शेयर कर रहा हूँ जो सीबीएसई ने गाइडलाइन में दे रखा है। सबसे पहले बच्चे का नाम, प्रवेश का कारण दिखाया हुआ है नहीं दिखाया हुआ, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी उसने अगर टीसी है, मार्कशीट है, रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड है, एफिडेविट है, जितनी भी चीज़ें वो दी है या नहीं दी है, ये वो परफॉर्मा है। फिर उसमें उसने यहाँ, ये आपका कोई काम नहीं है, उसने स्कूल का काम है, ये वही परफॉर्मा है जो मैंने आपको बताया था दिखाया था, उसी का ये फॉर्मेट है हाँ और नाम में। ये चीज़ें प्राप्त हुई या नहीं हुई या पास किया नहीं किया, ये पूरा सील लगा हुआ परफॉर्मा आता है, यही स्कूल बना के देता है। अब आपको मैं रीजंस दे रहा हूँ। कैटेगरी, शिफ्टिंग ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, सबसे पहला रीजन है कि माता या पिता में से किसी का भी अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक छोटे टाउन से दूसरे बड़े शहर, किसी भी कैटेगरी में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलाए गए हैं और अगर उसका ट्रांसफर का लेटर है तो उस केस में सबसे पहली प्रायोरिटी में सीबीएसई आपको एडमिशन देगा।
अब यहाँ ध्यानिए, सबसे पहले रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था। रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर सीबीएसई से निकलता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपका 9th में हुआ है तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली होती है जिसके अंदर आपकी फोटो, सब्जेक्ट, ऑप्टेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक पतली सी स्लिप मान लीजिए, वो आपको मिलती है। वो भी आपकी पिछले वाले स्कूल से साउंड होनी हुई चाहिए। फिर आपका मार्कशीट होगा पिछले क्लास का, टीसी पिछले साल की, कॉपी ऑफ अटेस्टेड यानी ब्लू इंक से अटेस्टेड होनी चाहिए, वेयर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट विद ट्रांसफर, तो जिस जहाँ जा रहे हैं वो आपकी, एक ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो आपके अटेस्टेड कॉपी के साथ में होना चाहिए। यानी आपने एक शहर से आपकी मान लीजिए फादर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, और कंपनी ने आपका ट्रांसफर कर दिया जयपुर में, तो उनका ट्रांसफर लेटर आपके साथ में होना चाहिए। और फिर लोकल एड्रेस प्रूफ, जहाँ आप नई जगह आए हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ। तो ये पहला तो हुआ आपका रीज़न, ट्रांसफर केस। दूसरा हुआ शिफ्टिंग ऑफ फैमिली। किसी भी रीजन से, किसी भी प्रॉब्लम के कारण आपकी फैमिली एक्स सिटी से वाई सिटी के अंदर ट्रांसफर हो गई है। ये पेरेंट्स बहुत सी बार मेरे से, मेरे एफएक्यूज में पूछ रहे हैं, सर हमारे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, मैं पहले मेरी पेरेंटल हाउस में रहती थी और मैं अब वहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, उसके नानी के घर हो गई हूँ, या इनके जो हस्बैंड है उनकी जॉब चेंज हो गई है, पुराने जो, तो ये पूरी कैटेगरी जो कहलाती है वो शिफ्टिंग ऑफ फैमिली कहलाती है। आप इस कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, आपको परमिशन मिलेगी। अब इसके अंदर फिर पहली बात है, रिक्वेस्ट आनी है पेरेंट्स की तरफ से, भाई हमें इस तरह से दिया जाए, वही रजिस्ट्रेशन, वही रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ से जो होता है, जो नई चीज़ें जुड़ गई है, प्रूफ ऑफ ओल्ड बिजनेस एड्रेस। मान लीजिए आपको बिजनेस कर रहे थे और वो फेल हो गया, तो उसका एड्रेस प्रूफ तो होगा। करंट एड्रेस, जहाँ पे आप चले गए, बैंक रिकॉर्ड के अंदर आ गए, एड्रेस प्रूफ का, या उसका आपको टैक्स अथॉरिटी से, जैसे किसी ने जीएसटी ले रखा है और कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट, या आपका टैन नंबर हो गया, या टैक्स प्रॉपर्टी है, कोई भी नई जगह, या रेंट रिसिप्ट है, इस तरह की चीज़ें आप पूरी बिजनेस शिफ्टिंग की वजह से आपका हो गया बिजनेस शिफ्टिंग। या फैमिली शिफ्टिंग का मतलब है, इसका सब पार्ट है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस। ये शिफ्टिंग ऑफ फैमिली पहला एक पार्ट, किस कारण, बिकॉज ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस शिफ्ट कर दिया, इस कैटेगरी में आ गया। अब दूसरी कैटेगरी, ये शिफ्टिंग ऑफ फैमिली में चल रही है, ड्यू टू ज्वाइनिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट। अब ये क्या हुआ, हस्बैंड पहले मान लीजिए किसी एक कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी दिल्ली गुड़गांव में थी और वहाँ से वो छोड़ दिया, और वो जयपुर में आके किसी मान लीजिए एक बार के लिए मान लीजिए कोई ऑडिटिंग फर्म में लग गए। वो कोई और कंपनी थी, ये कोई और कंपनी है। ऐसे कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी शिफ्टिंग का केस कहलाएगा। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स और नई जॉगनी जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी डिटेल, इसके अंदर पूरी डिटेल्स ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसी के हिसाब से आप चेंज कर लीजिए। अंडरटेकिंग ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, बुआ, ये सबके साथ आप कर सकते हैं, इनकी अंडरटेकिंग ले सकते हैं और इसके हिसाब से आपको अप्रूवल मिल सकता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके लिए आप चेंज करने के लिए आप उनकी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। थर्ड, आपने मान लीजिए कहीं आप रह रहे थे पुराने मकान में और आपने नया मकान खरीद लिया और नए मकान के पास आपकी स्कूल शिफ्ट हो रही है। अब देखिए ये आपका जगह चेंज हुई, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, वही रिक्वेस्ट आएगा। उसके बाद में आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा पुराने स्कूल में, और उसके साथ में मान लो आप रेंट पे रह रहे थे, या उस मकान का एड्रेस प्रूफ है, या कोई ऐसी प्रूफ की जो चीज़ ये बताती है, जैसे पेरेंटल हाउस में रह रहे हैं, दादाजी का मकान था उसमें रह रहे हैं, अब आपके फादर ने, आपके परिवार ने मिलकर एक नया मकान बना लिया, तो वो पेरेंटल हाउस की रजिस्ट्रेशन की डी, मतलब मान लीजिए ये कुछ एडीए का है या डीडीए का है, या जो लोकल अथॉरिटी का आपका पट्टा है उसकी कॉपी लग जाएगी। बहुत सारी डीड्स होती है, कोई ना कोई मकान का वैलिड प्रूफ होता ही है, और वहाँ से आपने नए मकान में शिफ्ट हुआ है तो वो वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि नए मकान में आए हैं, अभी हमारा कुछ भी एड्रेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ये नहीं है, तो इवन बैंक से अपने जो लोन लिया है, कोई ना कोई लोन लेके आपने मकान लीजिए बनाया है, तो वो लोन का सैंक्शन लेटर भी आपके काम आ सकता है इस केस के अंदर। तो सीबीएसई ने आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन दिया है। समस्या क्या होती है, जब ये कभी कभी कहीं कहीं जाती है तो वो बड़े आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आप डॉक्यूमेंट दीजिए प्रॉपर तरीके से और आपका काम होगा। इसी तरह से ड्यू टू रेंटेड हाउस, अब मान लीजिए आप रेंट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये भी आपका एक सबसे कॉमनली यूज होने वाला ग्राउंड है, जिसके अंदर आप रेंट एग्रीमेंट देते हो, और रेंट एग्रीमेंट आपका अटेस्टेड होना चाहिए, दोनों पार्टियों के प्रॉपर साइन फोटो सब होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 10 रुपये में रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगा, नॉर्मली जो ऑथेंटिकेटेड रेंट एग्रीमेंट है वो 100 से लेके 500 रुपये में बनता है। उसी पे प्लीज़ फॉरवर्ड करें एप्लीकेशन। 10 रुपये वाला 100% फेक होता है, और वो सीबीएसई उसको रिजेक्ट कर सकता है। हालांकि सीबीएसई को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आपको परेशान करें, लेकिन फिर भी जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें। अब तीसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने रीज़न दिया था, एक ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ फैमिली हो गया, तीसरा हो गया शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्टल। या तो आप हॉस्टल से घर आ गए हैं, या घर से हॉस्टल में चले गए।
तो कुछ केसेस में मेरे पास एफएक्यूज था, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं बच्चे, जैसे हम फला जगह ये कोर्स कर रहे थे और हम सीबीएसई स्कूल में थे और वहाँ से हम वापस आना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं वो एक फॉर्मेट गलत फॉर्मेट है, सबको पता है। मैं इवन ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म को जिक्र नहीं करूंगा, ना मैं उसको कभी किसी एंगल से रिकमेंड करूंगा। उस फॉर्मेट में बच्चे चले जाते हैं और फिर 12th में वापस अपने होम टाउन में, अपने घर में, अपने ज़िले में वापस आते हैं। तो उस केस में आपके पास में केवल और केवल एक रास्ता है जिससे आप वापस आ सकते हैं, वो है शिफ्टिंग ऑफ हॉस्टल। आप वहाँ हॉस्टल में रह रहे थे, वहाँ से जयपुर या मान लो किसी अपने शहर में वापस आ गए, अपने गांव में आ गए, नियर कस्बे में आ गए, तो ऐसे कंडीशन में आप इस वाले रीज़न को लेंगे। दोनों ही जगह आपको पुराना डिक्लेरेशन देगा, हॉस्टल में रह रहे थे उसके एविडेंस देने होंगे, और नई जगह अगर अपने घर में आ रहे हो तो अपने यहाँ के एड्रेस प्रूफ देने होंगे। फिर शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्टल, आप हॉस्टल में गए उसका अलग हो गया, और हॉस्टल से वापस आ गए उसका अलग हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कैटेगरी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे री एडमिशन लेना चाहते हैं कि या तो वो मान लीजिए एक बार के लिए 10th में फेल हो गए हैं या 12th में फेल हो गए हैं या एग्जाम में अपियर नहीं हुए, पार्शियल अपियर हुए, लेकिन वो करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट में जाते हैं, कंपार्टमेंट वाले केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो ऑलरेडी 10th में पढ़ रहे थे या 12th में पढ़ रहे थे और वो वापस रिपीट करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट के केस और रिपीट वाले केस सारे के सारे वापस री एडमिशन की कैटेगरी में आते हैं, वो वापस से वापस डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस केस में वो 1000 रुपये वाला रूल नहीं है, 5000 रुपये वाला रूल है। सीबीएसई आपसे 5000 रुपये चार्ज करेगा। इसके अंदर आपको पुराने वाली रोल नंबर, यानी मान लीजिए 10th में आपने एग्जाम दिया तो एडमिट कार्ड होगा या मार्कशीट होगी, दोनों चीज़ें जो भी आपके पास है वो आपको वापस अटेस्ट करके लगानी है, और फिर से आपको ओल्ड रोल नंबर से आपका वापस से वो खुलेगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा, वो सीबीएसई का काम है, वो आपको करके देगा। एक छठा रीज़न है जो आता है बेटर एजुकेशन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि आप किसी पिछले स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे रीज़न आते हैं। ऐसे कंडीशन में इस ऑप्शन को आप लेते हो तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे चैलेंजिंग कैटेगरी है, क्योंकि ऐसे में उस स्कूल से 3 से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है, और अमूमन पुराना स्कूल वो रिकॉर्ड देता नहीं है, या देने से बचता है, या पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस कैटेगरी में अगर आप लगाते हैं तो हम मान के चलिए कि लगभग लगभग आपकी फाइल अटकने वाली है, तो ये कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी है। फिर आते हैं अपन लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस एक रीज़न है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक जगह रह रहा हूँ और वहाँ से मेरा दूसरा स्कूल बहुत दूर है, पहले ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, अब ट्रांसपोर्ट स्कूल ने बंद कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में आपने अपने लेवल पे कोई चीज़ करी। लॉन्ग डिस्टेंस की सीबीएसई में डेफिनेशन 3 किलोमीटर की है, कि 3 किलोमीटर में आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो 3 किलोमीटर का रूल हमारे लिए फॉलो नहीं हो पाता। ऐसे में आप स्कूल के बिल्कुल नज़दीक रह के जाके रहते हैं, या वहाँ पे आप रेंट पे मकान लेते हैं, तो उस केस में आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली मान लीजिए आप किसी एक शहर के एक शहर छोर में रह रहे हैं और आपने नए एरिया में मकान में शिफ्ट हो गए, तो लॉन्ग डिस्टेंस एक रीज़न है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है तो एक रीज़न है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में कवर होते हैं, डॉक्यूमेंट आपको उसी हिसाब से लगाने हैं। एट्थ रीज़न है मेडिकल ग्राउंड। कभी कभी हमारी कंडीशन ऐसी होती है स्टूडेंट की कि वो मेडिकल डिस्टेंस की वजह से नहीं जा पा सकता है, नया स्कूल उसके बिल्कुल नज़दीक है। मान लीजिए 3 किलोमीटर की कैटेगरी की बात करें, लेकिन आपने बिल्कुल ही पड़ोस में ले लिया है, लेकिन उसके पास में, आपके पास में उसका सॉलिड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, किसी ऑटोनोमस हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चलेगा, सीजीएचएस का चलेगा, या प्राइमरी हॉस्पिटल का जो हेल्थ केयर होते हैं उसका चलेगा, लेकिन प्राइवेट का नहीं चलेगा। इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट आप जब भी बनवाएं, अगर मेडिकल ग्राउंड पे आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन स्थिति होती है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसको डॉक्टर ने चलने फिरने में दिक्कत आ गई, कोई चैलेंज आ गया, तो आप नियरेस्ट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, और उसका आपके पास में किसी न किसी इंजरी का, और आपके पास में अगर ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट है तो सीबीएसई आपको परमिशन जरूर देगा। ये डॉक्यूमेंट सीरीज में बनते हैं, इसको प्रिंसिपल अटेस्ट करता है, इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपर चैनलाइज करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। ये सारे काम आपके स्कूल के हैं जो आपको सिस्टमेटिकली बताएगा। तो ये रीज़न फॉर स्कूल चेंज के मैंने आपको बता दिए। अब आगे अपन चलते हैं कि ये पूरा इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कब कब कैसे होना है, कैसे कैसे साइन होना है। ये आप अगर पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलने वाली है। लेकिन जो ये वीडियो है, ये 99% अपने आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करने वाला है। हाँ, कहीं पर आपको डाउट रहता है तो आपको ध्यान रखना, एक ये चीज़ है जो ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने आपसे जिक्र किया था, जो आपकी टीसी है, कब सीबीएसई स्कूल है, वो अपनी वेबसाइट में अपलोड करेगा, और उसको हम पोर्टल टीसी या ऑफिशियल वेबसाइट टीसी बोलते हैं, स्कैन कॉपी लग जाती है, उसकी फिर एक कॉपी निकलती है। यानी जैसे अभी ये स्क्रीन चल रही है और इस स्क्रीन पे आपकी टीसी है, मान लो ये वाला डॉक्यूमेंट ही आपकी टीसी है, ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से।
तो इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा और इसको प्रिंसिपल साइन करके देगा। तो ये वेबसाइट टीसी हो गई आपकी। यहाँ पर स्कूल का नाम और उसका स्कूल की पोर्टल और सारी इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, यानी स्कूल की वेबसाइट पे आपकी टीसी, उसका रिकॉर्ड। और वो ऐसी होती है कि वो खुलनी भी चाहिए, क्योंकि पिछला अगला स्कूल क्या करेगा, उस नंबर को डाल के चेक करेगा और वहाँ आपकी टीसी शो होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं वेबसाइट टीसी। चलिए वापस अपनी मेन स्लाइड पे आते हैं और वहाँ से अपन आगे चीज़ों को समझते हैं। तो अब यहाँ से अपन आ गए, फाइल ले ली। ये एडमिशन की जो प्रोसेस है, इसको 1 महीने में किसी भी स्कूल को पूरा करना है। मान लीजिए आपने 15 अप्रैल को एडमिशन लिया, तो सीबीएसई के पास में ये आपकी फाइल 15 मई तक पहुंच जानी चाहिए। 15 दिन आपके पास हो गए, 15 दिन स्कूल के पास हो गए, तो अपने डॉक्यूमेंट फटाफट क्लियर करिए, बनाइए और वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके स्कूल को सबमिट कीजिए। स्कूल आपको आगे उनको वेरीफाई करेगा, जो भी करना है, डेटा ड्राफ्ट वगैरह जो बनाने वो सब बनाएगा और फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा। इस तरीके से आपकी फाइल जो है पूरी कंप्लीट होगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले, सबसे पहले आपको मैंने कहा रिक्वेस्ट लेटर आना ही आना है, वो हर जगह है। उसके बाद में अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म, परफॉर्मा जो मैंने आपसे शेयर किया था वो, अटेस्टेड टीसी, एफिडेविट ओरिजिनल, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो आपकी नोट, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पासपोर्ट साइज फोटो है, ये सब चीज़ें चाहिए। अब स्कूल इन सब की एक पूरी फाइल बनाएगा, उसमें एफिडेविट ओरिजिनल जाएगा, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो वो ओरिजिनल जाएगा, और आपकी अगर टीसी है तो वो अटेस्टेड वाली उसकी फोटोकॉपी जाएगी, टीसी नहीं जाएगी, टीसी स्कूल में रहने वाली है। और जितने भी आपने अटैच डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सारे ओरिजिनल जाएंगे, जो फोटोस्टेट हो गए, ओरिजिनल वेरीफाई कर दिया वो। और इन सब की पूरा एक सेट स्कूल बना के अपने पास में रख लेगा, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए वापस से डिस्कस करना हो तो वो सेट से ही आपको वेरीफाई हो पाएगा। आगे चलते हैं अपन स्टेप नंबर 5। सीबीएसई क्या करेगा, सबसे पहले आपका अप्रूवल डालेगा। यहाँ पर जब आप टीसी कटवा लेंगे तो पुराना स्कूल आपका नाम एलओसी से डिलीट करेगा। एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ये एक पोर्टल है जिस पे सारे बच्चे 11th के और 9th के रजिस्टर्ड होते हैं, जब वो 10th में जाते हैं तब, और 12th में जाते हैं तब। तो वहाँ आपका नाम शो हो रहा था, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के पुराना स्कूल आपका नाम अपनी लिस्ट में से डिलीट कर देगा, और अगली स्कूल की जब अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आएगा तो वो यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हुआ, सीबीएसई आपको इस स्टेप के अंदर जाने के लिए, इस स्टेप की अगर हम बात करें, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। यस, तो यहाँ पर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस आती हैं तो वो आपको सबमिट करनी है। उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सीबीएसई आपको बताएगा, वो आपको सॉर्ट आउट करनी है। आपको अपने एग्जिस्टिंग नई स्कूल के टच में रहना है, ताकि आपको वो रीज़न बताएंगे, भाई किसी रीज़न से आपकी फाइल में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आपको बताने वाले हैं। तो आप उससे टच में रहिए कि हाँ साहब मेरा कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं है, तो मैं उसको कैसे पूरा करूँ और कैसे होने वाला है। अगर सीबीएसई वेरीफाई कर देता है तो आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन दे देता है, आपका अप्रूवल हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में जुलाई और अगस्त का मंथ लगता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको अप्रूवल मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रोसेस में सीबीएसई को राइट है आपका अप्रूवल रिजेक्ट कर दे या पेंडिंग में डाल दे। इस केस में आप करंट स्कूल को सपोर्ट करिए और जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मांगिए या उनको देने हैं वो दीजिए। किसी कंडीशन में अगर नहीं होता है तो मेरा एक सजेशन है, अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हैं तो रीजनल ऑफिस में जा करके एक बार रिक्वेस्ट जरूर कर लीजिए। अगर स्कूल के प्रयासों से हेल्प नहीं हो रही है तो स्कूल प्रयास करके अगर चीज़ों को निकाल लेता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अप्रूवल होगा, आपका लिंक खुल जाएगा, उस लिंक को खुलने के बाद में प्रेजेंट स्कूल आपके नाम को अपनी एलओसी में ऐड कर देगा। आप जो स्कूल है आपका नाम ऐड करने के बाद में आपका जो पिछले स्कूल में डेटा अपलोड हुआ था वो नए स्कूल के अंदर एलओसी के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, करवानी है, ध्यान रखिएगा मैंने बोला है कोई चीज़ का मतलब केवल जो अलाउ कैटेगरी है। कुछ पेरेंट्स आ जाएंगे, बोला साहब मेरे तो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दो, जी नहीं, ये एक राइट नहीं होता है किसी भी स्कूल को कोई भी ऐसे जो अथेंटिकेटेड डिटेल्स हो उसको चेंज करने का। हाँ, कोई आपकी एरर रह गई है छोटी बड़ी तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं, मान लो आपकी स्पेलिंग में छोटी बड़ी एरर है, फादर नेम में कहीं एरर आ रही है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, वो चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि भाई अब इस जगह भी आकर के किसी भी लेवल पे हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं, डेट ऑफ बर्थ चेंज या फादर का पूरा नाम या बच्चे के नाम में बहुत बड़े चेंजेस नहीं हो पाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें चेंज हो सकती है। दूसरा,
ये अपडेट करा, उसके बाद में इसका प्रिंट आउट एलओसी का मिल जाता है, उस पे बच्चे का साइन होता है और फिर आपके वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स करे उसके बाद अप्रूवल आया और आपका बच्चा अब उस स्कूल में प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ में एक एडमिशन अलाउ हो गया, वैलिड हो गया। यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन की अप्रूवल प्रोसेस और चीज़ें। मैं FAQs अब ले रहा हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको दोबारा छोटे में शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उनको डील करना है, कैसे डील करना है। सबसे पहले हाउस शिफ्टिंग। अगर आप सेम शहर में हैं तो उसके दो रीज़न है। आप एक कस्बे में रह रहे थे, उससे आप उसी कस्बे में दूसरी जगह डिस्टेंस पे चले गए, तो 3 से 4 किलोमीटर में आप चेंज कर सकते हैं स्कूल। उसके ऊपर से आप कितने भी डिस्टेंस पे ज़्यादा होगे आपको मिलेगा। उसके लिए आप रेंट का भी दिखा सकते हैं, हाउस शिफ्टिंग का भी दिखा सकते हैं, इवन आपका बिजनेस शिफ्टिंग भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक बार के लिए दिल्ली के ए पार्ट में आप कहीं काम कर रहे थे, आपका दुकान था, सब कुछ था, लेकिन किसी वजह से आपका दुकान शट डाउन करना पड़ा और आपने दूसरे एरिया में जाके दुकान खोल लिया आपके फादर ने, तो उसका आपका जो शिफ्टिंग ऑफ फैमिली है वो बिजनेस की वजह से हुई है, वो आप लगा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी बता सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड भी बता सकते हैं। ये सारे रीज़न हाउस शिफ्टिंग के अंदर आएंगे। एक शहर से दूसरे शहर में आ गए, यहाँ भी जॉब का रीज़न हो सकता है, बिजनेस भी रीज़न हो सकता है, पेरेंट शिफ्ट हो गए उसके रीज़न हो सकता है, या अदर मेडिकल रीज़न है, अदर रीज़न भी हो सकते हैं। हमारी वहाँ प्रॉपर्टी थी, हमने बेच दी और नए शहर में हमने प्रॉपर्टी ले ली, ये सब कारण भी आपके लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबके साथ में वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप एफिडेविट पर लिख के नहीं बोलेंगे कि साहब मेरा मकान वहाँ था और मैंने वहाँ से वहाँ बेच दिया। आपको सेल का लगाना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने बेची है ज़मीन या प्लॉट या मकान और आप नए जगह गए हो तो वहाँ आपने खरीदी है। तो ये आपका एविडेंशियल प्रूफ कोई ना कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड का होना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे स्कूल चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई हमें दूसरे स्कूल के लिए, दूसरे स्कूल का जैसे हम बोलेंगे तो रिजल्ट एक रीज़न है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात मान के चलिए आपको पिछले स्कूल के रिजल्ट डालने पड़ेंगे, वो आपको पिछला स्कूल देगा नहीं पिछले साल का, और वो दिक्कत हो जाएगी। पोस्टल शिफ्टिंग का या कमिंग बैक टू होम, पोस्टल से वापस घर आ रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। और इम्प्रूवमेंट तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको मार्कशीट्स और एफिडेविट्स लगा करके, एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और पिछले साल की आपको जो भी मार्कशीट है या जो आपके 10th का या 12th की जो मार्कशीट है, रोल नंबर है, वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये एक पार्ट है जो इसके अंदर कवर करते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों ने मेरे से पूछा था कि साहब मैं किसी अन्य स्टेट बोर्ड से हूँ, उसको दोबारा समझ लीजिए। किसी भी दूसरे स्टेट बोर्ड का बच्चा CBSE में 9th से 10th में और 11th से 12th में एडमिशन ले सकता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो बच्चा रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान नहीं हो, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। CBSE आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन इशू करता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया। आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या आपका जो छोटा कस्बा है तो उसका एजुकेशन ऑफिसर, या आपका किसी सिटी में है तो आपका जो जो ब्लॉक लगता है उसका एजुकेशन ऑफिसर। अलग स्टेट में अलग अलग तरह के रूल हैं, लेकिन एक ज़रूर एजुकेशन ऑफिसर होता है, उसका काउंटर साइन होना चाहिए। काउंटर साइन के लिए मैंने परफॉर्मा बता दिया था। ध्यान रखिए, मेरा डिस्क्लेमर यहाँ बहुत क्लियर है। हर स्टेट का इंडिया में अलग अलग लेवल पे खुद छोटा मोटी चीज़ें ऐड है, कम है, ज़्यादा है, तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना है डॉक्यूमेंट में। वो जैसा आपको बताया गया है उसी के हिसाब से लगेंगे और फिर आपको वो अप्रूवल मिलने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट का बच्चा, किसी भी बोर्ड का बच्चा आपका 9th से 12th 10th में और 11th से 12th में एडमिशन ले सकता है। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ, फेल्ड स्टूडेंट और जिन्होंने 12th में एग्ज़ाम ही नहीं दिया, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बच्चों। किसी भी कंडीशन में कहीं से भी फेक डॉक्यूमेंट लेकर के ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो करने पे जब आप वेरीफाई कराएंगे वो वेरिफिकेशन नहीं होगा। पोर्टल पे 99 नहीं, मैं कह रहा हूँ 100% बच्चों का रिकॉर्ड पोर्टल पे अवेलेबल है। अपने कैरियर के साथ कोई खेल नहीं करें। सारे डॉक्यूमेंट जितने आपके जेन्युइन हैं वही सबमिट करें और उसी के हिसाब से आगे आप बढ़ें। एक साल के चक्कर में अपने ज़िंदगी के साथ में कोई लीगल इशू क्रिएट नहीं करें। तो अगर आपने मान लीजिए 9th पास नहीं किया है, 11th पास नहीं किया है, तो आप ना 10th में एडमिशन ले सकते हैं, ना 12th में एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो की टाइटलिंग देख के अक्सर लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन, वो एक डायरेक्ट एडमिशन केस होते हैं जो ऑटोनॉमस बॉडी है, इग्नू है, वो करवाते हैं। वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है बच्चों, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में आप जेन्युइन सिस्टमेटिक 9th पास आउट है, 11th पास आउट है, वही देंगे। दूसरा बच्चा, कोई बच्चा जिसने
एग्ज़ाम नहीं दिया, सीबीएसई में तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उसने 9th का एग्ज़ाम नहीं दिया, 11th का एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम नहीं देने का मतलब आपने पास नहीं किया क्लास, तो डेफिनेट सी बात है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। किसी बच्चे के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ केसेस में आपको मैं प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं बहुत क्लियर, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तभी उनके सॉल्यूशंस देने होते हैं, देने भी चाहिए। कहीं कहीं पेरेंट्स में डिस्प्यूट चल रहा होता है, मदर फादर के मामले में कोई इशू हो सकता है या फैमिली में कोई इशू होता है, तो बहुत सी बार हमारे डॉक्यूमेंट अटक जाते हैं। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज़ इस तरह का कोई एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में लीगली ऑलरेडी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स खोद लेते हैं और अगर फेक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं तो आपका ही सबसे पहले नुकसान होने वाला है। उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं लें। आपके पास अगर वैलिड चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप प्लीज़ एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि सीबीएसई ऐसी भी किसी कंट्रोवर्सी के अंदर अपने आप को नहीं डालता है। एट्थ और डायरेक्ट, यानी आपने एट्थ पास कर ली और आप डायरेक्ट 10th में एडमिशन चाहते हैं, या आपने 10th पास की है तो आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस सीबीएसई में अलाउड नहीं होता है। वो दूसरी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो काम करती हैं। किसी बच्चे के साथ में कोई लीगल इशू है, वो बच्चे को भी डायरेक्ट एडमिशन की परमिशन नहीं मिलती है। अब उसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लीगल इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनके ऊपर अपना कोई डिक्लेरेशन नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ अगर लीगल इश्यूज़ का प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। एक और जो सेगमेंट छूट गया है सब्जेक्ट चेंज वाला, उस पर मैं आपको और बता दूं। सब्जेक्ट चेंज की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक या दो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, उसकी 1000 रुपये से 1200 रुपये सीबीएसई फीस चार्ज करता है। एप्लीकेशन पहले आपको स्कूल को देनी है और उसी एप्लीकेशन को आगे स्कूल अपने लेटर हेड पे लिख करके सारे रीज़न दे करके आगे उसको अप्लाई करेगा। आपको उसके रीज़न देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपके नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। आप अगर ये ऐसा करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 1000 रुपीज़ लिखी है, लेकिन लेटेस्ट में क्या डिस्क्लेमर रहता है मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई क्या चार्ज करता है, वो देखना पड़ेगा। आपको वापस से एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वो एक परफॉर्मेंस स्कूल अप्लाई करेगा, उसके भी आप पे आपको आगे जा करके एडमिशन की अप्रूवल मिलेगी। तो ये मेरा पूरा वीडियो बच्चों आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि आप डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करते हैं तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। उन सारे चैलेंजेस के साथ में आप आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं एफएक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमें कब तक होता है। सबसे पहले तो देखिए सीबीएसई जून में आपको पोर्टल खोल देगा। जून के अंदर पोर्टल खुलता है डायरेक्ट एडमिशन का। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं उन स्कूलों में जो डायरेक्ट एडमिशन की परमिशन देती हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए किसी एक्स स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ आप पहले परमिशन का पता करिए कि वो उसमें डील करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो डील करते हैं तो सिंपल सी बात है, फिर आप वहाँ अप्लाई कीजिए और वहाँ अप्लाई करके आपको क्लियर हो जाएगा कि इस स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, स्कूल 1 महीने के अंदर अंदर उनको फाइल भेजनी है, स्कूल भेज देगा। फिर आपका जितना भी काम होगा वो सारा का सारा काम ये मान के चलिए एक्टिवेट होगा अगस्त मंथ के अंदर। जुलाई में एंड से स्टार्ट हो गया, अगस्त में एक्टिवेट होगा। आपकी फाइल की प्रोसेसिंग अगस्त में जाके स्टार्ट होगी, पोर्टल खुलेगा। उसमें दो सीरीज होती हैं। पहला लॉट होता है इजीली है, कंफर्टेबल है, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ग्रेवेंसेस आ गई तो स्कूल के हाथ में कोई राइट नहीं है कि लास्ट डेट हो गई और लास्ट डेट तक उनको अप्रूवल मिल ही जाए। ऐसी कंडीशन में सीबीएसई एक चीज़ ऐड ऑन कर देता है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस किसी बच्चे की 2600 रुपये है, 2000 रुपये है सब्जेक्ट वाइज, मान लो 12th का और 10th का जो भी है उस डिपेंड करता है। मैंने डिस्क्लेमर यहाँ बोलूँगा कि जो अभी सीबीएसई निकालता है उस रेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपके डबल फीस लग सकती है, या मान लो आपका अप्रूवल नहीं आया तो वहाँ स्कूल का फॉल्ट नहीं होगा, आपको वो फीस देनी होगी। मैं स्कूल चला रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अक्सर इस बात पे बहुत सी बार पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं, हमने तो टाइम पे दे दी थी, आपने क्यों नहीं किया, या स्कूल कहता है हमें नहीं पता था। तो ये आर्ग्यूमेंट सॉल्यूशन नहीं होगा इस जगह। सीबीएसई अप्रूवल देगा। अक्सर अप्रूवल, मैं बहुत ऑथेंटिकेटेड और ग्राउंड्स रिपोर्ट पे चीज़ें कह रहा हूँ कि लास्ट डेट को सुबह दे दिया, दोपहर में दे दिया, शाम को दे दिया, तो स्कूल के पर या पेरेंट्स पे प्रेशर होता है एकदम से सब चीज़ों को अपलोड करने का, वेरीफाई करने का, तो मिस आउट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो स्कूल स्मार्ट है वो अपना काम सिस्टमेटिक रखते हैं, वो इस चैलेंज में नहीं आते हैं, वो तुरंत अपनी चीज़ों को क्रॉस चेक करते रहते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी 31 अगस्त को आपको क्लियर होती है। 1 सितंबर से पहले पहले उनको करना होता है। सीबीएसई वेबसाइट पे आप नज़र रखिए, कभी कभी एक्सटेंशन मिलती है एलओसी के लिए, फिलिंग के लिए, तो स्कूल को मिलेगी, पेरेंट्स को नहीं मिलेगी। स्कूल को पता होगा हमें एक्सटेंशन मिली है या नहीं मिली है।
आप उनके टच में रहेंगे तो आपको वो जानकारियाँ देते रहेंगे। लेकिन मेरा एक पार्ट जो बहुत क्लियर रहता है इस जगह, कि क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के केसेस रीजनल ऑफिस के हाथ में होते हैं, वहाँ पे बहुत वर्कलोड होता है, ऐसे कंडीशन में चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, तो पूरे पेशेंस के साथ वेट करें। मान लो किसी कारण से नहीं हुई है, तो आप डायरेक्ट जा करके भी बात कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन स्कूल है, सिस्टमेटिक स्कूल है, तो आपको बाकायदा सब चीज़ों में सपोर्ट करेगा और आपको बताएगा और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मेन अभी करीबन ये मान लीजिए सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में 10 से 12 साल हो गए हैं मुझे, एक भी कोई केस ऐसा नहीं है जो रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारे केसेस दिसंबर में भी अप्रूव हुए हैं, नवंबर में भी अप्रूव हुए हैं। फिर मेरा डिस्क्लेमर है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, जेन्युइन केस होता है। सीबीएसई कभी भी किसी स्कूल के किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करता है, वो बहुत ईमानदारी से बच्चे की मदद करने के लिए होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है, बहुत वर्क प्रेशर होता है, बहुत काम अलग अलग लेवल पे होता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी होती है। तो अगर उसमें कोई डिले हो रहा है, तो मेरा मानना है कि वो पार्ट ऑफ सिस्टम है, पार्ट सिस्टम की गड़बड़ नहीं है, पार्ट ऑफ सिस्टम, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ नहीं है। कोऑपरेट करिए, चीज़ें निकल के आएंगी और आपको बच्चे को 100% कोशिश रहेगी तो सीबीएसई अप्रूवल देगा और आपका बच्चा डायरेक्ट 10th में और 12th में एडमिशन ले पाएगा। इसके अलावा मैं इतना सा कहूँगा, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको जानकारियाँ दी है, वो सारी की सारी जानकारियाँ एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है। डिक्लेरेशन मेरा ये है, या मैं डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ, किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को आपने गाइडेंस लेने के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से वेरीफाई करेंगे। जिस ऑटोनोमस बॉडी से आप कांटेक्ट में हैं, उससे आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और जो उस दिन का रूल ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करके आप आगे की प्रोसेस करेंगे। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को केवल छात्र हित में बनाने का है और आप सब लोगों की मदद करने का है। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे जाएँ। भूपेन एजू हब के नाम से मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे पूरा प्लेटफॉर्म है। जाएँ, कमेंट करें, शेयर करें, बताएं और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।